हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा इस चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिवाइज्ड। देखिएगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो यहाँ पर आपने देखिएगा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डील करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जनरली इन्वेस्टमेंट्स हमारी जो भी हैं वो तीन पार्ट के अंदर आती हैं। एक ऐसी जो डेट वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरा ऐसा कि जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, और तीसरी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ कोर्स से बाहर हो गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के, लेकिन वो कवर्ड होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो जहाँ पर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं वो यहाँ से निकल गई है। इसके अलावा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है और रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वो आपके लेवल के भी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, वो सी ए फाइनल के अंदर है और वो इंड एस में कवर्ड है। और हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे 30, 31, 32 वो कभी नोटिफाई ही नहीं हुए, तो इसलिए वो कोर्स में है नहीं हमारे। और इसलिए जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सौदे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सौदे हैं, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होंगे। तो हमारे लिए जो है मोटा मोटी दो बात रह गई कि एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो इनकम रिकग्निशन है उनको भी देखेंगे और उनकी अकाउंटिंग भी देखेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड है डील नहीं करेगा इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल के बारे में, क्योंकि वो जो कवर्ड है वो AS9 में है। तो ध्यान रखिएगा उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बात उसके बारे में करेंगे। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में, तो वो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो AS15 के अंदर है, तो वो भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी हम इसके अंदर जो है कवर नहीं करने जा रहे हैं। तो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो निवेश होते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द स्टैंडर्ड। तो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? इन्वेस्टमेंट आर द असेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स और कैपिटल एप्रिशिएशन और फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। असेट्स हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री आर नॉट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप इन्वेंट्री की तरह अगर इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट खरीदते बेचते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं या वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, तो उनके लिए जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज़ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट्स हैं जो कि आपको डिविडेंड के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से, किराए के माध्यम से, कैपिटल एप्रिशिएशन के माध्यम से आपको इनकम अर्जित करने में जो है हेल्प करती हैं। तो जिनका इनकम अर्जन करना किस तरीके से आता है वो मैंने बता दिया। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट और पूंजीगत लाभ यानी कि जो कैपिटल एप्रिशिएशन है वो आपको होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अब कैपिटल एप्रिसिएशन तो है इसमें, लेकिन रेंटल एक तरीके से बाहर हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज AS10 में चली गई हैं। फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज द अमाउंट विच एन असेट्स कुड बी एक्सचेंज बिटवीन ए नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर इन आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांजेक्शन। देखिएगा आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब है जहाँ पर कि दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को ना तो जानती हैं और बाजार भाव के आसपास जो है वो सौदे हो रहे हैं। तो जनरली बाजार भाव, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू को एक दूसरे की जगह यूज़ कर लिया जाता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी कभी मजबूरी के अंदर भी मार्केट रेट से नीचे माल बेचना पड़ता है और कभी कभी जो है मार्केट रेट से ज़्यादा भी बेचना पड़ता है। तो कभी कभी मार्केट वैल्यू के अलावा फेयर वैल्यू के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम या थोड़ा सा डिस्काउंट हो सकता है फॉर द टाइम भी, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। और मार्केट वो अमाउंट है जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से बेचने के साथ नेट ऑफ एक्सपेंसेस, तो उसको आप मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो देखिएगा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हम यहाँ पे दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ अ करंट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनको हम दो ही पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, आइदर द करंट इन्वेस्टमेंट और सेकंड इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या आप उन इन्वेस्टमेंट की बात करें जो आपने एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं रखी है, यानी कि आपकी जो मैनेजमेंट की इंटेंशन है उसको एक साल में डिस्पोज ऑफ करने की है, यानी कि शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट कमाने के लिए रखी गई है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब देखिएगा जब कभी भी इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट खरीदने पे कुछ ब्रोकरेज फीस या ड्यूटीज़ या टैक्सेस लगते हैं। तो जैसे अभी आप इंडिया में अगर आप शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर्स की कीमत, ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं, एक्सचेंज टर्नओवर फीस और स्टैम्प ड्यूटीज़, जब आप जिस स्टेट से आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ की स्टेट ड्यूटीज़ जो है लगती हैं। उसके अलावा उन सब के ऊपर GST भी लगता है। तो वो सब चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट की कीमत में जोड़ दी जाएंगी। अगर आपने
कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है या पार्टली एक्वायर्ड की है बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़, आपने अपने बदले में शेयर्स दे दिए और कुछ इन्वेस्टमेंट ले ली, द एक्विजिशन कॉस्ट विल बी द फेयर वैल्यू द सिक्योरिटीज इशूड और असेट्स गिवन अप। आपने कोई दूसरी असेट्स के बदले में, अपने शेयर्स के बदले में कोई दूसरी असेट्स ली है, तो यहाँ पर जो भी फेयर वैल्यू आपने दी है उसकी वैल्यू से जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो शेयर्स या डिवेंचर्स। अगर वो डिटरमाइन नहीं हो सकती है ईजिली, तो हम जो असेट्स आपने ली है उसकी वैल्यू को भी ले सकते हैं, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो जहाँ पर भी जो चीज़ें क्लियरली एविडेंट होंगी उन चीज़ों को जो है हम ध्यान रखेंगे। देखिएगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट जनरली जो है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्री एक्विजिशन से पहले के होते हैं, जैसे कि डिविडेंड के मामले में, यानी कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और डिविडेंड आपको प्री एक्विजिशन पीरियड का मिला है, तो ऐसे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको कैपिटल रिसिप्ट्स माना जाता है। और प्री एक्विजिशन पीरियड्स के अगर कभी भी आपको डिविडेंड मिलते हैं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड के जो डिविडेंड मिलते हैं वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम करेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है ये कि कभी भी प्री एक्विजिशन के जो डिविडेंड्स हैं या प्री एक्विजिशन की जो भी कोई इनकम्स हैं वो आपने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर देगी। इसके अलावा देखिएगा, एक दूसरा इश्यूज़ भी जो है आपको देखने के लिए मिलता है कि जब आप इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस समय पर इंटरेस्ट आपको प्राप्त नहीं होता बल्कि अक्रूड होता है। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट है, जो आपने अर्न नहीं किया है, यानी कि सॉरी आपने अर्न तो कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू भी आप रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इंटरेस्ट अक्रूड और ड्यू दोनों हो गया तो भी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी और उसमें इंटरेस्ट भी आपको अक्रूड हो रखा था, तो आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट अक्रूड वाला पोर्शन अलग रखना है और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपने अलग रखनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं। अब बात करते हैं राइट शेयर्स की। तो देखिएगा, जब राइट शेयर्स मिलते हैं, तो राइट शेयर्स जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी कंपनी के राइट शेयर्स खरीदे, यानी कि जिन शेयर्स को किसी और से आपने राइट खरीदा और बाद में आपने उसके लिए सब्सक्राइब कर दिया। राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उस शेयर्स को नहीं खरीदे तो क्या होता है, अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उस शेयर्स को नहीं खरीदे तो वो किसी और को बेच सकता है राइट टू परचेज। तो मान लीजिएगा मैंने राइट टू परचेज खरीदा और राइट टू परचेज हर एक शेयर के लिए मैंने 5 रुपये की कीमत चुकाई, और बाकी जो पैसे थे जो कंपनी के शेयर्स की कीमत जो कंपनी इशू कर रही थी वो मैंने कंपनी को चुकाई। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो मैंने राइट खरीदने के लिए पैसे दिए और जो उस शेयर्स को खरीदने के लिए मैंने कंपनी को पैसे दिए, तो दोनों कीमत मेरी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगी। लेकिन बात ये आती है कि जिस व्यक्ति ने मुझे वो राइट बेचा वो उस राइट का क्या करेगा। तो देखिएगा, राइट जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। कहाँ पर क्रेडिट होते हैं? P&L के अंदर क्रेडिट होते हैं। लेकिन देखिएगा, उसने कम राइट बेसिस पे शेयर्स खरीदे थे और बाद में उसने राइट मुझे बेच दिया, यानी कि उसने जब शेयर्स खरीदे थे तो कंपनी राइट अनाउंस कर चुकी थी, उसको भी पता था कि राइट की वैल्यू मैं शेयर्स के साथ पे कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति जिसने कम राइट बेसिस पे शेयर्स लिए थे और बाद में वो राइट को सेल कर देता है, यानी कि शेयर खरीदने का अधिकार बेच देता है मुझे, तो ऐसे केस के अंदर वो शेयर्स की जो वैल्यू उसने मुझसे प्राप्त की है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालने की बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेगा। हालांकि देखिएगा, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के ऊपर भी हंसी आती है कि ये जो ट्रीटमेंट है ऐसे क्या लॉजिक होता है, क्योंकि अगर वो कम राइट बेसिस पे खरीदता तो अल्टीमेटली वो राइट की अनाउंसमेंट के बाद अगर उसने मुझसे शेयर्स खरीदे तो उससे, और या उसने शेयर पहले खरीदे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फ़र्क है, तो मैं आपके साथ जो है इस बात को शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मली P&L में डालते हैं और अगर कम राइट बेसिस पे लिए और बाद में उसने राइट को बेच दिया है तो यहाँ पर उस केस के अंदर जो है राइट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर्स हो उसमें माइनस होगी। अब बात आती है कि कैरिंग अमाउंट, यानी कि जो बैलेंस शीट होगा इन्वेस्टमेंट का वो कैसे रखा जाएगा। तो देखिएगा, जो कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पर रखा जाता है, और कोई भी डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट के बीच में, यानी कि प्रॉफिट या लॉस कोई भी होता है तो वो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमेशा कैरी की जाती हैं, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो करंट इन्वेस्टमेंट तो आपको बता दिया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू उसमें से कम जो होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरीड एट कॉस्ट। हालांकि क्या इनको कभी बदल भी सकते हैं?
तो क्या इनको इंडिविजुअली बेसिस पर रिकॉर्ड करें या क्लब करके रख सकते हैं? नहीं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर डिटरमाइन ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस, और ये भी चाहे करंट हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सब इंडिविजुअल बेसिस पे जो है रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि सारी करंट इन्वेस्टमेंट को अलग अलग देखा जाएगा कि उनका फेयर वैल्यू या कॉस्ट क्या है। अगर आपके पास 10 कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको 10 के 10 कंपनीज का आपको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और आप उनको क्लब करके नहीं डाल देंगे कि सारे शेयर्स की वैल्यू, तो सबके प्रॉफिट या लॉस अलग अलग जो है मैनेज होंगे। इसी तरीके से अगर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट से बहुत नीचे चली गई और कोई ऐसा रीज़न था जो कि टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट रीज़न से कम हो गई, तो क्या ऐसे केस में कंपनी लॉस को P&L में डाल सकती है? देखिएगा, हाँ, वेयर देयर इज अ डिक्लाइन other than the temporary, the carrying amount of long term investment valued at the resulted reduction in the carrying amount is charged to the profit and loss statement। अगर ऐसा होता है कि परमानेंटली कुछ जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें परमानेंटली कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो गई कि जो प्राइस डिक्लाइन हुआ वो परमानेंट है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लॉस बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे कोर्स में नहीं है। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट को आप बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट या लॉस में जो है जाएगा। अब देखिएगा रिक्लासिफिकेशन, ये रिक्लासिफिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो देखिएगा रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? रिक्लासिफिकेशन का मतलब है कि करंट इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना दें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बना दें। अगर मैनेजमेंट ऐसा करती है तो आपने कैसे डील करना है? फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज ए करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म को करंट लेके आ रहे हैं तो ट्रांसफर आर मेड एट ए लोअर ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो भी उसकी कॉस्ट थी, यानी कि जितने वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी गई थी, और कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे होती है? कॉस्ट पे होती है। तो लेकिन यहाँ पे कैरिंग अमाउंट भी आ गया साथ में। कैरिंग अमाउंट तब हो सकता है कॉस्ट से कम जब परमानेंट डिक्लाइन हुआ इन्वेस्टमेंट का। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो कॉस्ट या जो कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर होगा उस पर ट्रांसफर होगी करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो सिंपल सी बात है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट कौन सा होता है? उसका बैलेंस शीट वही होता है जो लोअर ऑफ कॉस्ट होता है या कैरिंग अमाउंट होता है। तो जो उसका बैलेंस शीट है उसी बैलेंस शीट वैल्यू के ऊपर आप करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। वेयर द इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म करंट टू लॉन्ग टर्म होता है तो ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट तो दोनों में सेम है, और यहाँ पे आएगा फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। और देखिएगा ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको अपनी बुक से भी करा चुका हूँ, इसके ऊपर भी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और मोस्टली जो भी सारे इश्यूज़ थे वो इन्वेस्टमेंट के चैप्टर के अंदर हमने बहुत डिटेल में जो है 3-4 क्लास के अंदर आराम से उसको जो हमने डिस्कस किया था। तो आप देखिएगा, इसके लिए रेफ़र कर लीजिएगा जो भी मैंने आपको क्लास में कराए हैं, और जो भी इस चैप्टर के अंदर जो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑलरेडी वो मैं क्लास के अंदर करा चुका हूँ। तो ये मैंने सारा का सारा जो चैप्टर है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर कर लिया था। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप देखिएगा, गोल्ड सिल्वर वाला क्वेश्चंस हो, ये शेयर्स गोल्ड सिल्वर वाला, या इसके बाद रिक्लासिफिकेशन वाला जो कि रिक्लासीफाई था इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म, ये सब हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। लेकिन आप ये पूरा मटेरियल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको यही कहूँगा इसको कंप्लीट करने से पहले जो है एक बार अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको इंपोर्टेंट लगवाए हैं वो करने हैं। साथ साथ जो लो इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है प्रैक्टिकली हमने किए हैं सवाल, उन सारे सवालों को भी साथ साथ कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।